चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल। सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। चर, अचर गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण: एक्स स्क्वायर 2x की पावर क्यू, 3y 2x + 5, ax स्क्वायर + bx 2x स्क्वायर - 7x + 3 और 3x की पावर क्यू + 4x स्क्वायर + x + 9 इत्यादि। ये सारे बहुपद के उदाहरण हैं। 2 - 5 7 और 0 ये भी बहुपद के ही उदाहरण हैं, लेकिन 2 - 5 या 7 ये अचर बहुपद हैं और 0 यानी 0 एक शून्य बहुपद कहलाता है। इन सारे उदाहरणों में या तो चर गुणांक है या अचर गुणांक है या घात वाले बीजगणितीय व्यंजक है। जैसे इसमें घात वाला x की घात में है, इसमें y की घात में है और सो ऑन। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पद के आधार पर यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है कि अगर एक पद हो तो वो एक पदी बहुपद कहलाता है, अगर दो पद हो तो दो ही पदी बहुपद कहलाता है, अगर तीन पद हो तो वो तीन पदी बहुपद कहलाता है। इस एग्जाम्पल है एक पदी बहुपद का 2x, इसमें एक पद है, 2 इसमें एक पद है, 5x की पावर क्यू इसमें भी एक पद है। दो पद वाले बहुपद द्विपदी कहलाते हैं। इसमें x + 1 दो पद हैं, x और 1 x स्क्वायर - x इसमें भी दो पद हैं। त्रिपद यानी तीन पद वाले बहुपद, इसमें तीन पद हैं, x स्क्वायर - x + 7 ईच एक एक बहुपद है, तीन बहुपद है। ऐसा नहीं है पदों के आधार पर सिर्फ तीन ही प्रकार के बहुपद होते हैं, और भी आगे भी जा सकते हैं, 4 पद के, 5 पद के और किसी भी संख्या n पद के भी हो सकते हैं। नाउ x में बहुपद को px या qx या rx के रूप में लिखा सकता है। अगर x में बहुपद है तो उसे px लिखा जा सकता है या qx लिखा जा सकता है या rx लिखा। x यहाँ पे कोई चर संख्या है, यहाँ चर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर y में होगा तो यहाँ py हो जाएगा, qy हो जाएगा, ry हो जाएगा। z होगा तो pz हो जाएगा, qz हो जाएगा और rz हो जाएगा। बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या 0, 1, 2 इन्फिनिटी ये सारी पूर्ण संख्या होती हैं, होने पर ही वह बहुपद कहलाता है। यानी बहुपद में जो चर होता है उसकी घात पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव में है, -1 है, -2 है, अप टू -इन्फिनिटी है, तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है x + 1/x, सॉरी इसे क्या लिख सकते हैं, x + x की पावर -1। तो इसमें जो x की पावर है वो माइनस में है, तो माइनस में है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये देखते हैं। एक चर वाला बहुपद px निम्न रूप का x में बीजगणितीय व्यंजक है। यहाँ पे चर है x और एक ही चर है। बहुपद में कई सारे चर भी हो सकते हैं, यहाँ पे हम एक चर ही ले रहे हैं। वो होगा px = an x की पावर n + an - 1 × x की पावर n - 1 प्लस ... प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। ये सब क्या है इसको हम बाद में समझेंगे, पहले ही समझ लेते हैं। यहाँ पे a0, a1, a2 और an ये सारी की सारी अचर हैं। यहाँ पे an 0 नहीं है और a0, a1, a2 और अप टू an क्रम से x की पावर 0, x की पावर 1 × x स्क्वायर अप टू x की पावर n के गुणांक हैं। जैसे देख सकते हैं ये an है, ये x की पावर n का गुणांक है, ये n - 1 है, ये x की पावर n - 1 का गुणांक है, a2 है, ये x स्क्वायर का गुणांक है और a1 है वो x का गुणांक है। और यहाँ पे x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 होता है, तो x की पावर 0 का गुणांक जो है a0 है या a0 है। n को बहुपद की घात कहा जाता है। यहाँ पे x की जो अधिकतम घात है वो n है, तो n को बहुपद की घात किया जाता है। बहुपद की घात क्या होता है ये भी हम बाद में समझेंगे। प्रत्येक an x की पावर n, an - 1 x की पावर n - 1
अप टू a0, ये सारे बहुपद px के पद कहे जाते हैं, यानी कि ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, इस तरह से ये भी पद है, ये भी पद है और ये भी पद है। अब देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। यानी कोई बहुपद दिया हुआ होता है, उसमें जो चर दिया होता है, चर x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है या कुछ और हो सकता है, कि अधिकतम घात वाले पद, जो अधिकतम घात वाला पद होगा उसको चुनना है। उस पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। या चर x के बहुपद px में, यहाँ चर y का बहुपद py हो जाएगा, z का pz हो जाएगा, u का pu हो जाएगा, में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जो x की मैक्सिमम घात होगी वो बहुपद की घात होगी। जैसे इस परिभाषा को इस एग्जाम्पल में देखते हैं। 4x + 2, इस बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद, चर की अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, अधिकतम घात वाला पद क्या होगा ये। इसमें घातांक क्या है, घातांक होता है किसी भी चर की घात। चर की घात 1 है तो इस बहुपद की घात भी 1 होगी। ये पहली परिभाषा के हिसाब से। दूसरी परिभाषा मैं प्रेफर करता हूँ, ये x में एक बहुपद है, इसमें x की अधिकतम घात यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो बहुपद की घात 1 होगी। यहाँ पे 5x⁻³ - 4x² + x - √2, इसमें जो x यानी चर की अधिकतम घात है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो अधिकतम घात 3 है, तो यही बहुपद की घात होगा। 2y² - 3y + 4, इसमें ये y में एक बहुपद है, इसमें y की अधिकतम घात देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो y की घात 2 हो जाएगी क्योंकि अधिकतम घात 2 है। एग्जाम्पल 7 u6 या 3y2 u6 u4 + 4u² + u - 8 में, इसको यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। इसमें u की जो अधिकतम घात है वो 6 है। कैसे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, तो अधिकतम घात कितनी है 6, तो यही बहुपद की घात कहलाती है। शून्येतर अचर बहुपद की घात 0 होती है। शून्येतर अचर बहुपद मतलब अगर कोई बहुपद है जो शून्य नहीं है उसकी घात 0 होगी। जैसे एग्जाम्पल 5 है या -7 है, ये इस प्रकार के बहुपद हैं, ये अचर बहुपद हैं, शून्य नहीं है ये, तो इसकी जो घात होगी ये 0 होगी। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। शून्य होता है, ये भी एक बहुपद होता है, इसको शून्य बहुपद कहते हैं। इसकी जो घात होती है वो डिफाइन नहीं होती है, यानी अपरिभाषित होती है। व्यंजक 1/x - 1, √x + 2, 1/x² + 2x + 3 इत्यादि बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर अपॉन में यानी बटे में कोई बहुपद आता है या x का कोई बहुपद आता है तो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पे √x + 2 में जो x की पावर है वो है 1/2 + 2। अगर किसी भी चर की पावर भिन्न संख्या हो तो बहुपद नहीं होता है। इसमें भी अपॉन में x में एक बहुपद आ रहा है तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। x में एक बहुपद नहीं बोलेंगे, x में एक समीकरण आ रहा है या बीजगणितीय व्यंजक आ रहा है बटे में, तो वो बहुपद नहीं होता है। और अगर उसकी घात भिन्न होती है या पूर्ण संख्या नहीं होती है तो भी वो बहुपद नहीं होता है। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो वो रैखिक बहुपद, जिसमें घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, जिसमें घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद। उदाहरण 2x - 3 √3x + 5, इसमें घात 1 है। कैसे है वो हमने पहले पढ़ लिया है। व्यापक रूप कैसा हो सकता है इसका, ax + b, जहाँ पे a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तो ये जो पद है बहुपद का ये 0 हो जाएगा और इस जो बहुपद b रह जाएगा यहाँ पे, तो बहुपद b के जो घात होगी वो 0 होगी और 0 होगी तो ये
बहुपद शून्य बहुपद बन जाएगा, रेखीय बहुपद नहीं रह पाएगा। इस वजह से ये 0 नहीं होना चाहिए और ए और बी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती हैं। क्योंकि रेखीय बहुपद में अधिकतम 2 पद होते हैं, इसलिए इसे इस प्रकार लिखा जाता है, ये एक पद हो गया, या दूसरा पद हो गया। द्विघात बहुपद के उदाहरण है 2x² + 3x - 2/5 या y² - 2 या u² / 3 - 2u + 5 etc। व्यापक रूप क्या हो सकता है? ax² + bx + c। यहाँ पे a और b और c तीनों ही वास्तविक संख्या हैं और a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पद ही खत्म हो जाएगा। अगर ये पद ही खत्म हो जाएगा, ये जो बहुपद रह जाएगा उसकी घात 1 होगी और वो रेखीय बहुपद बन जाएगा। तो ऑफकोर्स द्विघात बहुपद होने के लिए a 0 नहीं होना चाहिए। और इसका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे a, b, c और d ये सारे वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 नहीं होना चाहिए। अधिकतम 4 पद हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, यदि px x में कोई बहुपद है ऑफकोर्स और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर p(x) एक बहुपद है जिसमें x का ही एक बहुपद है, उसमें सारे x के स्थान पर अगर k प्रतिस्थापित करें पर वास्तविक संख्या जो प्राप्त होगी k प्रतिस्थापित करने पर, वो px का x = k पर मान कहलाती है। इसे p(k) से निरूपित करते हैं। अभी कैसे ये समझते हैं? p(x) = x² - 3x - 4। ये x में एक बहुपद है जिसे p(x) से डिनोट करा जा रहा है। सभी स्थानों पर x = 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे p(2) हो गया, यहाँ पे 2² - 3 × 2 यहाँ पे -4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे आ गया -6, यहाँ पे आ गया -4। सॉल्व करने पर आया -6, यानी कि px = 2 यानी कि कोई भी k वास्तविक संख्या ही है 2, तो p(k) यानी आया -6, कोई वास्तविक संख्या आई है। तो ये क्या कहलाएगा? ये x = 2 पर p(x) का मान कहलाया है -6। देखते हैं, x² - 3x - 4 में x को 2 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मान -6 हुआ है। x² - 3x - 4 का x = 2 पर मान कहलाता है। ये जो -6 है, इस बहुपद का x = 2 पर मान कहलाता है, जो भी हमने पहले पढ़ चुका है। इसी प्रकार p(x) का x = 0 पर मान कहलाता है, जो -4 होता है। कैसे? p(x) में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ 0 का स्क्वायर 3 × 0 -4, ये दोनों 0 हो गए, बट ये आ गया -4। तो ये जो -4 आया है, ये x = 0 पर p(x) का मान कहलाता है। इसी प्रकार से p(x) में ये जो फलन है वही वाला ऊपर वाला, इसमें x = -1 रखते हैं, तो p(-1) -1 का स्क्वायर -3 × -1 -4, यहाँ +1 +3 -4, इसको सॉल्व करने पाएगा 0, p(-1) आ गया 0। x = 4 रखने पर p(4) बराबर आया 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, यानी 16 - 12 - 4। इसको सॉल्व करने पे आया, ये 12 और 4 16 हो गया, 16 प्लस का 16 माइनस का 0 हो गया, तो p(4) जो आया वो आया 0। क्योंकि p(-1) यानी कि -1 पर 0 आया है और 4 पर ये बहुपद का मान 0 आया है, तो जिन जिन बहुपद में जिस x के मान के लिए उस बहुपद का मान 0 आ जाता है, उन संख्याओं को या उन x की मानों को बहुपद के शून्यांक कहा जाता है। जैसे इसमें -1 और 4, ये जो द्विघात बहुपद का है, क्योंकि इसमें घात अधिकतम 2 थी, द्विघात बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। अब शून्यांक क्या होते हैं ये और पढ़ते हैं डिटेल में। बहुपद के शून्यांक, एक वास्तविक संख्या की कोई वास्तविक संख्या है, बहुपद p(x) का शून्यांक कहलाती है यदि p(k) = 0 है।
यानी कोई वास्तविक संख्या k है वो बहुपद px का शून्यांक कहलाएगी। कब? यदि p ऑफ k बराबर 0 हो, यानी कि p ऑफ x हमको कुछ दिया होगा जो x में एक समीकरण होगा। अब इस में x बराबर जो है k रख देंगे तो क्या आ जाएगा p ऑफ k। जो भी x में आएगा वहाँ पे k पुट कर देंगे तो k में एक फलन बन जाएगा। अब इसको जो आएगा उसको 0 रख देंगे और आगे इसको सॉल्व करने पर जो k का मान आएगा वो ही इस बहुपद का शून्यांक होगा। जैसे p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6। इसमें x बराबर अगर k रखें तो p ऑफ k आया a स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। अब इस p ऑफ k को 0 डाल देते हैं, 0 k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6। अब 5k को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ते हैं ये पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं और डिटेल में मैं समझा दूंगा आगे। k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5k ही आएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे 3k और 2k का, प्लस के 3k प्लस 2k का, तो 6k स्क्वायर प्रथम और अंतिम पद के गुणन के बराबर हो जाएगा। प्लस 6 प्लस k स्क्वायर बराबर प्लस 6k स्क्वायर। यहाँ से k कॉमन आया तो k कॉमन लेने पर k प्लस 3 आया, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो k प्लस 3 आया बराबर 0। k प्लस 3 इस पद में भी और इस पद में भी है तो यहाँ से k प्लस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा k, यहाँ पे बचा प्लस 2। इस तरह से आ गया। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो k बराबर आएगा -2 और k बराबर आएगा -3। ये जो k के मान हैं यही बहुपद px के शून्यांक है। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, इसको और इजी वे में समझते हैं रैखिक बहुपद के रूप में। वो ये कि p ऑफ x बराबर 2x प्लस 6 कोई एक बहुपद है। अब इसमें x बराबर k रख देंगे सारी जगहों पे। अब इस p ऑफ k को 0 डाल देंगे तो 0 2k प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो k आएगा -6/2 यानी -3। तो इस जो बहुपद का शून्यांक आया -3। रैखिक बहुपद के शून्यांक। किसी रैखिक बहुपद px ax प्लस b जो व्यापक रूप था हमने पढ़ चुके हैं का एक शून्यांक k है मानो, ठीक है। तो p ऑफ k में x की जगह k रखा है, p ऑफ k बराबर ak प्लस b। अब इस p ऑफ k को 0 डाल देंगे, 0 डाल दिया ak प्लस b आया। यहाँ से क्या आएगा -b/a जो हमने ऐसे निकाला भी था। x को k से डाला फिर p ऑफ k बना, उसको 0 पुट कर दिया। जो भी k का मान आया वो इस बहुपद का शून्यांक बना। अब जो ये k आता है यहाँ पे जो k आया, ये जो -6 आया वो अचर पद था, माइनस जो 6 था वो अचर पद था और जो 2 था वो x का गुणांक था, ये वाला। तो अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यांक -b/a यहाँ से आया है। तो b क्या है? अचर पद है, माइनस अचर पद, और a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सॉरी x का गुणांक है। रैखिक बहुपद है, x की अधिकतम घात 1 ही होगी। अब जानेंगे हम रैखिक बहुपद के शून्यांकों की का जो ज्यामितीय अर्थ है उसके बारे में। एक रैखिक बहुपद ax प्लस b a बराबर 0 नहीं होना चाहिए के लिए y बराबर ax प्लस b का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यानी कोई बहुपद है, मानो ax प्लस b है, यहाँ पे ये 0 नहीं होगा ऑफकोर्स, में y बराबर ax प्लस b का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक सरल रेखा होता है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदु -b/a, 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b a बराबर 0 के नहीं है का केवल एक शून्यांक है
जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर ax प्लस b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब इस सारी की सारी थ्योरी को मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे 2x प्लस 3, ये x में कोई बहुपद है, इसे p ऑफ x लिख सकते हैं या q ऑफ x r x कुछ भी लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले हम y के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है का ग्राफ बिंदुओं -2, -1 और 2, 7 से जाने वाली एक सरल रेखा, ये दिया हुआ है हमें सवाल में या उदाहरण में। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो ग्राफ में ये x अक्ष हो गया, ये पाई अक्ष हो गया, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट 0 हो गए। अब x बराबर -2 पे, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x -2 होगा तो y -1 होगा। अगर x 2 होगा तो y 7 होगा। अगर x -2 है तो y -1 है, y यहाँ गया तो एक पॉइंट मिल गया हमें, ये वाला -2, -1। अगर x 2 होगा तो y 7 होगा, x 2 यहाँ होगा, y 7 कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो इन दोनों को मिलाने पर ये पॉइंट मिल गया 2, 7। अब इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा खींच दी, इन दोनों को मिला दिया, एक रेखा बन गई। अब ये रेखा बन गई एक तरह से, इतना हमको समझ आ गया। अब y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ, ये ग्राफ है, x अक्ष को बिंदु -3/2, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। ये x अक्ष को -3/2, 0 पे प्रतिच्छेद करता है। ये कैसे आया, सवाल आता है, ये कैसे आया? तो ये देखते हैं। ये देखने के लिए कि ये प्रतिच्छेद x अक्ष को, अब हमें ये दिख रहा है कि x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है, ये देखने के लिए, क्योंकि ये x अक्ष पे तभी आएगा जब y अक्ष 0 होगा। तो ये जो ग्राफ है हमारा y बराबर 2x प्लस 3, इसमें y बराबर 0 डाल देंगे। y बराबर 0 क्यों डाला है? क्योंकि ये जो रेखा है ये x अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे, तो x अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे जो y का मान होगा वो ऑफकोर्स 0 होगा, इसलिए 0 डाला है। 2x प्लस 3, x आया -3/2, x आ गया -3/2, y तो 0 है ही। इस पॉइंट को निकालें, ऐसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती लेकिन निकाल के देखें। तो यहाँ पे जो होगा वो x 0 होगा, x 0 कर देंगे तो y बराबर 2 × 0 प्लस 3, तो y बराबर आ गया 3, तो x 0,3 पॉइंट आ गया। इस तरह से पॉइंट निकालते हैं, आगे सवालों में काम पड़ेगा इनका। हम जानते हैं कि 2x प्लस 3 का शून्यांक उस बिंदु का x निर्देशांक है, ये बिंदु आ गया। हम जानते हैं कि 2x प्लस 3 का जो शून्यांक है उस बिंदु का निर्देशांक है, किस बिंदु का? उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि इस बहुपद से और इन बिंदुओं को जोड़ करके जो रेखा बनी हमारी, ये जो रेखा जिस बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे ये बिंदु है जिस पे ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु के निर्देशांक निकाले हमने, -3/2, 0 आए। अब इस बिंदु का जो x निर्देशांक है वो इस बहुपद का शून्यांक होगा। समझ में आया? यानी कि जो भी रैखिक बहुपद से रेखा बनी है, रेखा ड्रॉ हुई है, 2 पॉइंट दे दिए हैं सवाल में, जो भी बनी है, उन बिंदुओं को जोड़ने के बाद में जो रेखा है x अक्ष पे जिन बिंदुओं पे काट रही है, उस बिंदु पे x अक्ष का निर्देशांक है वही उस बहुपद का या रैखिक बहुपद का शून्यांक होगा। अगर ये पॉइंट नहीं दिए होते हैं तो भी लाइन ड्रॉ करी जा सकती है, वो हम सवालों में देखेंगे आगे बढ़ते हैं। हैशटैग किसी n घात के दिए हुए बहुपद px के लिए, यानी कि घात हमने देखी, 1 घात का भी हो सकता है तो रैखिक, 2 घात का हो सकता है तो द्विघाती, 3 घात का त्रिघाती, इस तरह से n घात का भी बहुपद हो सकता है, जो हमने सबसे पहले देखा था, जो हमने इस व्यापक बहुपद के व्यापक रूप में देखा था, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात n आ रही थी
यही x की n घात का x में x n घात का एक बहुपद है। तो बहुपद px के लिए ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यदि n घात का बहुपद है तो वो x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करेगा, उससे ज़्यादा बार प्रतिच्छेद नहीं करेगा। कम बार हो सकता है, अभी बोला जा रहा है अधिक से अधिक n बार प्रतिच्छेद करेगा। आपने देखा होगा कि रैखिक जो बहुपद है वो अधिक से अधिक x अक्ष को एक बार ही प्रतिच्छेद करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात 1 है। द्विघाती जो बहुपद आएगा वो अधिक से अधिक x अक्ष को 2 बार ही प्रतिच्छेद करेगा, त्रिघाती 3 बार, 5 घाती 5 बार ही अधिक से अधिक प्रतिच्छेद करेगा। या तो एक भी बार नहीं करेगा, या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और अधिक से अधिक 5 बार, जो 5 घाती होगा। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यांक हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जितनी बार वो ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, उस जो भी बिंदु आएंगे x अक्ष को प्रतिच्छेद करने पर उनके जो x निर्देशांक होंगे वही उस बहुपद के शून्यांक होंगे। तो हमें पता है किसी भी n घात का जो बहुपद है वो अधिकतम n बार ही x अक्ष को प्रतिच्छेद कर सकता है। तो अधिक से अधिक हमें n शून्यांक मिलेंगे, क्योंकि हमें n ही उन बिंदुओं के x निर्देशांक मिलेंगे। तो अधिक से अधिक जो शून्यांक होंगे वो n ही होंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये हो गया बेसिक थ्योरी। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।